हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर अभी जो रिसेंटली एग्जाम होने वाले हैं असिस्टेंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर का, तो आप लोगों को नागपुरी व्याकरण पढ़ना ही पढ़ना है। और नागपुरी व्याकरण का जो बेसिक्स है, ध्वनि और वर्ण विचार। तो आज का वीडियो आपको ध्वनि और वर्ण विचार से संबंधित है। तो आइए आज की इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। और जो भी वीडियो में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इसके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि जो भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमारे द्वारा आपको दिया जा रहा है सबसे पहले मिल सके। ठीक है, आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो ध्वनि, अभी आप लोग जितने भी लोग हैं, जो भी आप लोग एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, जैसे चाहे आप जेपीएससी वाले हैं या फिर झारखंड पब्लिक प्रोसिक्यूटर वाले हैं, उत्पाद सिपाही या जेटेट की तैयारी कर रहे हैं, ध्वनि से क्वेश्चंस आपको रहेंगे, या फिर ये आपको जानना ही पड़ेगा, बेसिक्स आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, इसी पे बेस्ड ऑन वर्ण होता है। उसके बाद फिर आपको वर्ण का समूह, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, उसके बाद फिर जो आपको अनुनासिक होता है, निर्नुनासिक होता है, ये सारा कुछ हो गया। अल्प प्राण, महाप्राण, घोष, अघोष, ये सारा कुछ इसी चैप्टर पे आपको निर्भर करता है। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है उसमें हम आप लोगों को ये ध्वनि, वर्ण विचार, अनुनासिक और निर्नुनासिक क्या है, ये तीनों चीज को एकदम पिक्टोरियल डायग्राम, जहां पे जरूरत पड़ेगा वहां पर पिक्टोरियल डायग्राम भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, ध्वनि, जैसे कि इसमें क्या है, ध्वनि कर बेगर भाषा कर कल्पना नी करल जाए सकेला, हमरे जे बोलीला सुनीला उ ध्वनि कर समूह होवेला। ध्वनि शब्द कर प्राण है के, बेगर ध्वनि के शब्द कर कल्पना नी करल जाए सकेला। जब कोनो ध्वनि आदमी कर मुंह से फूटेला तो ई ध्वनि कर आपन अर्थ होवेला। ध्वनि जब सार्थक बनेला तब भाषा कहायला। ध्वनि कर लिखित रूप के वर्ण, लिपि चाहे ध्वनि चिन्ह कहल जाएला। वर्ण के अक्षर कहल जाएला। वर्ण लिखे, पढ़े और बोले कर काम में आवेला। तो आपको जो ध्वनि का जो चीज है वो हम आपको समझा रहे हैं यहाँ पर, कि यहाँ पर बोला जा रहा है कि ध्वनि के बगैर भाषा की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम लोग जो भी कुछ बोलते हैं, सुनते हैं, वो सब कुछ जो होता है ना, वो ध्वनि का समूह होता है। समझिए मेरी बात को। हम लोग जो सांस लिए, ठीक है, और वही सांस को जब छोड़ते हैं तो उसी सांस को ही एक आकार प्रदान करते हैं, तो वही होता है ध्वनि। समझिए मेरी बात को, क्या मैं बोलना चाह रहा हूं। अगर हम लोग जो सांस लिए, सांस को जब छोड़ रहे हैं ना, तो उस श्वास से ही ये ध्वनि निकल रहा है। ठीक है, बस उसको हम लोग अपने अकॉर्डिंगली, कहीं पे जीभ ऐंठ के, तो कहीं पर दांत को, कभी ओंठ का प्रयोग करके, तालू का प्रयोग करके उसको ध्वनि का स्वरूप दे रहे हैं, ताकि हम लोग उसको समझ पा रहे हैं। समझिए क्या बोला जा रहा है, कि जो भी ध्वनि है वो हम लोगों के शब्द का प्राण होता है। सबसे पहले हम लोग क्या बोले, कि देखिए, पहला चीज होता है ध्वनि। ध्वनि जब सार्थक होता है तो बनता है वर्ण। वर्ण से जो होता है, वर्णों के समूह से ही शब्द बनता है, और फिर इन्हीं शब्दों के समूह से एक वाक्य बनता है। समझिए मेरी बात को, आप लोग जो भी है नोट डाउन कर सकते हैं। सबसे बेसिक्स क्या हो गया, ध्वनि। ध्वनि को अगर हम लोग लिख दिए तो वो बन गया वर्ण। तो यहां पर वही लिखा गया है, क्या बोला जा रहा है, कि ध्वनि जब सार्थक बनेला तब भाषा कहाइला, उसको भाषा कहते हैं जब सार्थक हो जाता है। और ध्वनि का लिखित रूप को वर्ण कहते हैं, चाहे लिपि कहते हैं, चाहे ध्वनि का चिन्ह कहते हैं। तो जो भी आवाज निकल रहा है, अभी मेरे मुंह से भी जो निकल रहा है, तो वो एक वर्ण का रूप ले रहा है। जैसे ल बोले, तो ल को हम लोग ऐसे करके लिख दिए। ठीक है, ल को ऐसे लिख दिए तो बोल दिए कि ये वर्ण है भाई। समझ रहे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। तो जो भी आवाज हम लोगों के मुंह से निकला वो हो गया ध्वनि। जब वो सार्थक बना तो वही भाषा बनेगा। ठीक है, अगर इसी सार्थक ध्वनि को हम लोग लिख दिए तो वर्ण बना। अब उसी वर्णों के समूह से शब्द बनता है, और शब्दों के समूह से ही एक वाक्य बनता है। ठीक है, और इसी तरह से भाषा का निर्माण हो जाता है। समझ रहे हैं, एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब आगे क्या बोला जा रहा है, कि जैसे अब आपसे क्वेश्चन यहां पर एराइज होगा, जैसे कि एमसीक्यू बनेंगे। कैसे बनेंगे, ध्वनि जब सार्थक बनेला
तब का कहायला। देखिए यहाँ पर ये जो लाइन है, ये पॉइंट है, इसमें क्वेश्चन फट से ना बन जाएगा यहाँ पे, क्या ध्वनि जब सार्थक बनेला तो का कहायला, या फिर क्वेश्चन घुमा के बना सकता है, का जिनिस जब सार्थक बन जाएला तो भाषा बनेला, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो देखिए इसी तरह के एमसीक्यूज आपको हम लोग आपके पेड बैच में, जो पेड बैच चल रहा है उसमें एमसीक्यू और टेस्ट सीरीज हम लोग चला रहे हैं। तो जो भी आप लोग पेड बैच ज्वाइन करना चाहिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नंबर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस आपको देखिए, क्योंकि इन्फॉर्म करना भी जरूरी है ताकि आपको पता रहे कि भाई हाँ क्लास चलता है, ऑनलाइन क्लास हम लोग लेते हैं। और हाँ, हम लोग का कोई ऐप नहीं है, कोई एप्लीकेशन नहीं है, और किसी भी कोचिंग में जाके हम लोग नहीं पढ़ाते हैं। एडू अंकुरन सिर्फ ऑनलाइन चलता है और इससे बहुत सारे लोगों का अभी सिलेक्शन हुआ है और बहुत सारे लोग अभी जॉब कर रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। आगे है वर्ण लिखे पढ़े और बोले कर काम में आवेला, मतलब ध्वनि जो है उसको लिख दिए तो वर्ण बन गया, जो कि लिखने पढ़ने और बोलने के काम आता है। आगे है असल में स्वार्थक ध्वनि कर संजोग से शब्द बनेला और हर ध्वनि कर अपन चिन्हा होवेला, जैसे अ आ ई उ ए ओ उच्चारित होवे वाला ध्वनि है कहें, मुदा लिखित रूप में वर्ण चाहे अक्षर है कहें। तो जो उच्चारित होता है तो वो तो उच्चारित होता ही है, लेकिन अगर उसी को हम लोग लिखित रूप दे देते हैं तो वो वर्ण या फिर अक्षर हो जाता है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन सकता है ध्वनि कर लिखित रूप के का कहना। ठीक है, क्वेश्चन दे देगा ध्वनि के लिखित रूप के का कहना, वर्ण कहना, अक्षर कहना, भाषा कहना। ठीक है, ए और बी दोनों कहना। ठीक है, तो ये सब चीज को आप लोग दिमाग में रखेंगे। तो वर्ण चाहे अक्षर कहते हैं। आगे है कई भाषा कर ध्वनि कर उच्चारण में भेद नहीं होवेला, मुदा भेद लिखे में होवेला। ठीक है, लिखने का तरीका अलग अलग होता है, जैसे हम लोग देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अगर वही हम लोग रोमन लिपि का प्रयोग करते हैं तो अंग्रेजी में लिखाता है, देवनागरी लिपि का प्रयोग करते हैं तो हिंदी में लिखाता है। ठीक है, चलिए आगे है हिंदी में राम कर आ ध्वनि और अंग्रेजी कर राम कर ए ध्वनि आ कर उच्चारण एके लखे होवेला, मुदा लेखन लिपि में भेद होवेला। क्या बोला जा रहा है, जैसे आप हम लोग लिखते हैं राम, राम लिखे ना, राम लिखे तो यहां पर आता है आ। ठीक है, आ ध्वनि, देखिए आ, रा, र जोड़ आ जोड़, ऐसे होगा ना, र जोड़ आ, यहां पर आप लोग को दिख रहा होगा र जोड़ आ। तो ये जो आ हुआ ना, आ, ये हिंदी लिखे तब हो आया, और हम लोग अगर राम अंग्रेजी में लिखते हैं ये रोमन लिपि हो गया। ये अंग्रेजी जो लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, रोमन लिपि। तो यहां पर भी जो आ आया ना, रा, रा बोले ना, तो इसमें भी आ आया, देखिए आया ना, बोलने में आ आया। तो बोलने में दोनों मतलब सेम है, लेकिन लिखने का तरीका अलग अलग है। यहां पर यही समझाया जा रहा है कि राम का आ ध्वनि और अंग्रेजी वाले राम का ए ध्वनि, आ ध्वनि का उच्चारण एक ही जैसा हो रहा है, लेकिन लिखने में लिपि का अंतर है, एक रोमन में है और एक देवनागरी में है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? चलिए आगे बढ़ रहे हैं। हिंदी वर्णमाला और नागपुरी वर्णमाला में कोनो खास भेद नखे, मुदा नागपुरी में कुछ हिंदी वर्णमाला कर प्रयोग नी करल जाएला। आप लोग को कहना ये चाह रहा है कि हिंदी का भी वर्णमाला है, सबसे पहले हम लोग वही सीखे हैं वर्णमाला, क ख ग घ अंगा पहाड़ में लगे धूंगा। ठीक है, ये सब पढ़े हैं, सीखे हैं। ठीक है, तो उसी तरह से नागपुरिया में भी हिंदी वर्णमाला का ही प्रयोग होता है, लेकिन कोई कोई वर्ण का प्रयोग नागपुरी में नहीं किया जाता है, वो यहां पर बोला जा रहा है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ध्वनि तो समझ गए कि ध्वनियों को लिखित रूप जो है वही वर्ण है। तो आइए अब हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, वर्ण विचार। और दोस्तों आपको अगर क्लासेस पसंद आ रहा है, जैसे पिछला में हम लोग नागपुरी व्याकरण में कौन कौन से जो राइटर हुए या नागपुरी का कौन कौन सा व्याकरण का बुक आया है, वो हम लोग आप लोग को बतलाए हैं पूरे लेखक के साथ, ईस्वी के साथ, नंबर ऑफ पेजेस के साथ। तो उसको बढ़िया से देख लीजिएगा, उससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जो भी आप लोग जैसे कि जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर अन्य भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं ना, आप लोग को लिखने का अगर आएगा, या फिर अभी जैसे झारखंड दरोगा की तैयारी कीजिएगा, आपका सिलेबस चेंज हो गया है, तो अगर आपको लिखना होगा तो उसको आपको इस सब चीज को लिखना होगा। तो उसी तरह से तैयारी कीजिए, अभी से तैयारी कीजिए उस तरह से। ठीक है, तो अगर आप लोग इसी तरह का क्लास को चाहते हैं तो नागपुरी गो, क्या लिखना है आपको कमेंट सेक्शन में,
नागपुरी गो लिखिएगा, नागपुरी गो, नागपुरी गो लिखिएगा तो हम लोग समझेंगे कि हाँ भाई आप लोग को और आगे का भी क्लास चाहिए। नागपुरी गो लिखिए आप लोग कमेंट सेक्शन में। जैसे आप लोग नागपुरी व्याकरण लिखे लास्ट क्लास में, तो हम लोग समझे कि हाँ भाई आप लोग को जरूरत है, तो हम लोग ये क्लास आप लोग को कंटिन्यू कर दे रहे हैं। अब आप लोग को और आगे ये क्लास पसंद आ रहा है तो क्लास को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में लिखिएगा नागपुरी गो, तो हम लोग समझेंगे कि हाँ इसका अगला पार्ट अब डालना है, आप लोगों को पसंद आ रहा है, हम लोग इसको आगे बढ़ाएंगे। और अगर आप लोग को कोई सुझाव भी देना होगा तो कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव जरूर से दीजिएगा। ठीक है, हम लोग आगे बढ़े। वर्ण, अब वर्ण विचार को समझ रहे हैं। अगला टॉपिक, वर्ण हमरे कर उच्चारित भाषा चाहे वाणी कर सबसे छोट इकाई है के। ठीक है, एक दोसर के अलग नी करल जाए सकेला, वर्ण भाषा कर लिखित रूप है के। ई मन मूल ध्वनि वर्ण या अक्षर है के, वर्ण कर मेल से शब्द बनेला, वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है। उच्चारण समूह के वर्णमाला कहेना, वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जाएला। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, वर्ण के शब्द से, वर्ण का ही जो मेल होता है उसी से शब्द बनता है। ठीक है, जैसे कि हम बनाए सब, हम लिखे क्या सब, ठीक है, सब लिखे या राम लिखे, कुछ लिखे, तो इसमें स एक वर्ण है और ब एक वर्ण है, तो दोनों के संयोग से बना है सब। ठीक है, या फिर बोलेंगे अब, तो अ एक वर्ण है प्लस ब एक वर्ण है। ठीक है, अ और ब ये दोनों के संयोग से बन जाएगा क्या, अब। समझ रहे हैं मेरी बात को, अब बन जाएगा। ठीक है, तो कहना क्या चाह रहा है कि वर्ण सबसे छोटी इकाई है और वर्ण का जो मेल होता है दूसरे वर्णों के साथ तो शब्द का निर्माण होता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है, वर्ण कर मेल से शब्द बनेला, वर्ण और उच्चारण में बहुत गहरा संबंध है कि इसीलिए उच्चारण समूह के वर्णमाला कहना और वर्ण समूह के दो भाग में बांटल जा सकेला। पहला है स्वर वर्ण समूह और दूसरा है व्यंजन वर्ण समूह। आइए एक एक करके देखते हैं कौन कौन सा है। स्वर वर्ण समूह को पहले देखते हैं। तो इसमें क्या बोला जा रहा है, स्वर उ वर्ण मन के कहना जेकर उच्चारण बेगैर कोनो बाधा के अलघटे करल जाएला। अलघटे मतलब आराम से, अलघटे मतलब आराम से जिसका उच्चारण किया जा सकता है उसी को स्वर वर्ण कहते हैं, किसी बाधा के बिना। तो नागपुरी में मूल स्वर वर्ण ई मन है। कौन कौन है, अ है, ई है, उ है, हर्ष स्वर है के, और ई मन का दीर्घ रूप है के आ, ई, उ। ई तीनों के दीर्घ स्वर कहल जाएला। नागपुरी में संयुक्त स्वर कर प्रयोग नी करल जाएला। मुदा ओ और ए संयुक्त स्वर है के, तेव में मूल रूप में ई मन कर प्रयोग नागपुरी में करल जाएला। ओ और ए कर प्रयोग और उच्चारण हिंदी लखे होएला, जैसे ओ से ओखैर, गोड़, घोड़ा, जोड़ा, जोर, मोर, तोर, मोका, बोका, जोर, जोर को बार बार लिख दिया है, ओकेक, ओगरेक, छोरेक, नोचेक, गोदरेक, फोकाएक, गोम गोमाएक, ये सब जो है वो ओ का प्रयोग हो रहा है। इसमें आपको क्या बोला जा रहा है ना कि स्वर वर्ण ये सब है, तो स्वर वर्ण को भी तोड़ा है। तो यहाँ पर अ, ई, उ है जो हर स्वर है, और इसका जो दीर्घ रूप है वो आ, ई, उ है। ठीक है, हम लोग जैसे कि हिंदी में जो स्वर वर्ण है उसको क्या बोलते हैं, 11 स्वर वर्ण है और उसमें भी 13 होता है टोटल मिला के। ठीक है, तो 11 है, लेकिन इस केस में आपको क्या बोला जा रहा है कि हर स्वर और दीर्घ स्वर होता है। ठीक है, और कुछ संयुक्त स्वर जैसे कि ओ और ए का प्रयोग हम लोग करते हैं, और ओ का प्रयोग का जैसा किए हैं तो यहाँ एग्जाम्पल दे दिया है। इसी एग्जाम्पल को आप लोग रट लीजिए, याद कर लीजिए, इसका से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, हालांकि एमसीक्यू बना के हम आप लोग को दे देंगे, लेकिन आप लोग इसको एक बार देखिएगा। फिर ए जैसे कि लेबदाया, ठेकटाहा, खेजा, गेजा, गछेक, छेछेक, केगरेक, चेचरेक, ये सब ए का प्रयोग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागपुरी में प्रयोग होने वाला स्वर वर्ण, तो आपको अभी बताया गया ऊपर क्या है कि हर स्वर होता है, दीर्घ स्वर होता है और संयुक्त स्वर होता है। यहां पर बोला ना भाई क्या क्या,
हर्ष स्वर है जो कि अ ई उ है, दीर्घ स्वर होता है जो कि आ ई उ है, और संयुक्त स्वर होता है जो कि ओ और ए है। तो टोटल 8 हो गया। देखिए यहां पर बता दे रहे हैं फिर से, हर्ष स्वर अ ई उ, दीर्घ स्वर आ ई उ, तो ई हो गया 3, ये हो गया 3, और संयुक्त स्वर हो गया ओ और ए, और ये हो गया 2। तो इस सबको टोटल करेंगे ना तो ये टोटल हो जाता है कितना, टोटल हो जाता है 8 स्वर। तो आपसे पूछ देगा नागपुरी में स्वर वर्ण कर संख्या है के, तो कितना है, तो 8 है। क्वेश्चन अगर पूछेगा स्वर वर्ण कर संख्या कितना है के नागपुरी में, तो 8 है के। तो ई लखे नागपुरी में कुल 8 स्वर कर प्रयोग करल जाएला। ठीक है। अब संयुक्त स्वर ए, औ और री के मूल रूप में प्रयोग नी करके ई लखे उच्चारण करल जाएला। जैसे कि ए, तो उसको लिखते हैं हम लोग ऐ, समझ रहे हैं मेरी बात को, ई ऐ हुआ ना, दीर्घ संयुक्त स्वर हुआ। और आपसे एक बार क्वेश्चन भी पूछा था, अभी सहायक आचार्य वाला में पूछा है ये क्वेश्चन कि ए का संधि विच्छेद क्या होता है। तो यहां पर हम दे दिए हैं कि दो तरह से किया जा सकता है, अ जोड़ ए से ए बनता है और अ जोड़ ई से भी ए बनता है। ठीक है। अगला है औ, तो इसको कैसे लिखते हैं, औ या औ। री को कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। तो ये आपको बतला दिया जा रहा है और अपवाद से ही ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है। तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। हालांकि एमसीक्यू में आप लोग को दिए हैं हम लोग क्वेश्चन। आगे बढ़ रहे हैं। अब अगला आ जाता है स्वर वर्ण समूह देख लिए, व्यंजन वर्ण समूह को देखते हैं। तो व्यंजन वर्ण कर उच्चारण बेगर स्वर नी करल जा सकेला। व्यंजन वर्ण कर उच्चारण ले स्वर वर्ण कर दरकार पड़ेला। दरकार का मतलब जरूरत। ठीक है, जरूरत, दरकार का मतलब जरूरत। आप लोग जो भी नए हैं, जैसे कि अभी आप लोग एपीओ वाले भी हैं बहुत सारे लोग ना, तो आप लोग को बहुत सारे को वर्ड का दिक्कत हो रहा होगा। तो देख लीजिए, दरकार का मतलब जरूरत। ठीक है। तो बोला जा रहा है कि व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण का जरूरत पड़ेगा ही। ठीक है। फिर आगे है, जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे क आपको लिखना है तो कैसे लिखिएगा, क हलंत जोड़ अ। ठीक है। तो अ क्या है, ये स्वर वर्ण है। तो स्वर्ण वर्ण के सहयोग से देखिए क जो बना वो एक व्यंजन वर्ण है। उसी तरह से ख हलंत, और इसमें अ जुड़ा तो बना ख। कॉन्सेप्ट क्लियर है। इसने गरु शब्द कर दू ध्वनि है, ग और रू, एकर 4 खंड हो सकेला। ठीक है। गरु जैसे शब्द, जैसे आपको शब्द दे दिया है गरु, गरु को हम लोग ना 4 हिस्से में तोड़ सकते हैं। कैसे कैसे तोड़ सकते हैं, ग जोड़ अ, र जोड़ उ। ठीक है। तो इससे बन जाएगा गरु, तो इससे बन जाएगा गरु। तो ग जोड़ अ से बन गया ग, और र जोड़ उ से बन गया रू, तो गरु बन गया। ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब एकरा टुकड़ा नहीं करल जाए सक, टुकड़ा मतलब कि इसको और टुकड़ों में विभाजित नहीं किया जा सकता है। ठीक है। सिर्फ 4 बार और टूट गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए आगे बोल रहा है, यहाँ क और ख कर संगे अ लुकल है, यह तर सौबे व्यंजन में स्वर लुकल रहेला। ई लखे व्यंजन वर्ण समूह कर उच्चारण में स्वर वर्ण कर मदद कर दरकार हुएला। तो ये कॉन्सेप्ट एकदम आपको क्लियर हो गया है कि व्यंजन वर्ण के लिए स्वर वर्ण कर दरकार हुएला। क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नागपुरी व्यंजन वर्ण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। तो देखिए इसमें क्या बोला जा रहा है ना, कि कहां कहां से उच्चारण होता है उसको भी देखा गया है, उससे भी क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। जैसे क ख ग घ अंगा, तो देखिए अंगा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, पंचमाक्षर कहा जाता है ना, तो 5वां अक्षर जो अंगा है इसका प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है। जैसे यहाँ पर क्या होता है, क ख ग घ अंगा, ऐसे करके अंगा लिखते हैं ना, अंगा, तो अंगा का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जा रहा है नागपुरी व्यंजन वर्ण में। तो क वर्ग होता है जिसका उच्चारण कंठ से होता है, च वर्ग होता है जिसका उच्चारण तालव्य से होता है, ट वर्ग होता है जिसका उच्चारण मूर्धन्य से होता है, त वर्ग होता है जो दंत से उसका उच्चारण होता है। अभी आपको हम पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में बतला रहे हैं। प वर्ग होता है जो कि ओष्ठ से होता है। ठीक है। और आप लोग ये देख लीजिए कितना कितना है, क वर्ग कितना है 4, च वर्ग कितना है 4, ट वर्ग कितना है 4, फिर से दंत कितना है 5, फिर से आपका ओष्ठ वर्ग कितना है 5, तो 5 5 10, 14 4 18 4 22, तो ये टोटल यहाँ पर ये हो गया 22। ठीक है।
और इसके अलावा देखिए क्या बोला जा रहा है, स्पर्श व्यंजन वर्ण होता है। क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहायला। हिंदी कर 3 स्पर्श व्यंजन अंग, इया और अण कर प्रयोग नागपुरी में नी करल जाएला। तो क से लेके प वर्ग तक जितना है इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे स्पर्श व्यंजन। कॉन्सेप्ट क्लियर है। उसके बाद आता है अंतस्थ व्यंजन, जिसमें होता है य जिसका प्रयोग, जिसका उच्चारण तालव्य से करते हैं, र जिसका उच्चारण मूर्धना से करते हैं, ल जिसका उच्चारण दंत से, व जिसका उच्चारण दंत्योष्ठ से। तो अंतस्थ व्यंजन हो गया 4। तो यहां पर 22 था, इसको फिर से यहां पर जोड़ेंगे, 22 4 26। ठीक है। फिर आगे होता है ऊष्म व्यंजन, जो कि श, स जो दंत से, उसको दंत स बोले। ह का कंठ से होता है। तो ये हो गया 2। तो 22 4 26, 26 2 28। और फिर उच्छिप्त या द्विगुण व्यंजन होता है, जो अड़ और ढ होता है, ये 2। तो टोटल व्यंजन वर्णों की संख्या कितनी हो गई, 30। आपसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछ देता है कि नागपुरी में व्यंजन वर्ण की संख्या क्या है, तो 30 है। यहां तक कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो गया। अब आप लोग को हम एक एक चीज थोड़ा सा बतला देते हैं पिक्टोरियल डायग्राम के माध्यम से कि क वर्ग जैसे है क ख ग घ, तो इसको बोलते हैं क वर्ग। क वर्ग क्या बोला है, कंठ से होता है। तो यहां पर देखिए, यहां पर है कंठ, देखिए यहां पर, ये देखिए पिक्चर में यहां पर बता दिए हैं कंठ। तो कंठ से यहां पर देखिए क वर्ग आता है। ठीक है। और स्वर का भी आ ये सब होता है। तो ये सब क वर्ग है। कंठ से क्या क्या होता है, क वर्ग होता है, ह होता है और स्वर वर्ण का अ होता है। एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए फिर आगे हम लोग देखते हैं तालव्य स से। देखिए यहाँ ह जो है ना, ह यहाँ पर ह दिया है ना भाई कंठ से, तो इसको आप लोग देख लीजिएगा। यहाँ पर यहाँ लिख दे रहे हैं ह भी आपका कंठ से होता है। ठीक है। लेकिन ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है, इसको भी दिमाग में रखना है। क्वेश्चन यही सबसे तोड़ जोड़ करके आपको देगा। फिर अब आइए तालव्य में। तालव्य में कैसे होगा, देखिए तालव्य जो होता है वो तालु, तालु देखिए ई वाला पार्ट को कहते हैं। ये देखिए इसमें हम बना रहे हैं, ये देखिए ई वाला को देख रहे हैं आप लोग, इसको कहेंगे तालु। यहाँ पर देखिए तो तालु दिया है। तालु में आपको च वर्ग और य और तलव्य श, इसीलिए उसको तलव्य श कहते हैं। ई वाला श को क्या बोलते हैं, तलव्य श। वो तालव्य वर्ग से आता है। यहाँ पर तलुआ हुआ ना, देखिए तालु। ठीक है। ये देखिए यहाँ पर, यहाँ पर कहाँ गया यार, यहाँ पर इसे है। ठीक है। ये तालु हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए आगे है मूर्धना, जो ट वर्ग होता है और र होता है। ये देखिए ट वर्ग और र, यहाँ पर र भी लिख देंगे। ठीक है। और यहाँ पर तालव्य में यहाँ पर तलव्य श लिख देंगे, ताकि आप लोग यहाँ पर देख के अपना नोट्स अपने अकॉर्डिंग बना लीजिएगा। ठीक है। जो मूर्धना से होता है। तो ट वर्ग जो हो गया वो मूर्धना से होता है। देखिए मूर्धना कहाँ गया भाई, ये देखिए एकदम मूर्धा, इसमें क्या बोला जा रहा है, ट वर्ग और प। ठीक है। ये हो गया आपका मूर्धा। ठीक है, मूर्धा हो गया। ठीक है। इसको आप लोग बढ़िया से देख लीजिएगा। फिर आगे है दंत, जो दांत का प्रयोग करते हैं। आप लोग खुद से देखिए ना, खुद से बोलिए त बोलिएगा ना तो जीभ जो है ना दांत में सटेगा। त हो गया, थ हो गया, द हो गया, ध हो गया, न हो गया। बोलिए ना, आपका जीभ जो हो गया वो दांत में सटेगा। ठीक है। तो उसी को बोलेंगे दंत्य। यहां पर देख रहे हैं दंत्य, और यहां पर दंत स भी आता है। यहां पर देखिएगा दंत स भी आता है। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। दंत स भी आता है। फिर उसी तरह से ओष्ठ, ओष्ठ का प्रयोग होता है, होंठ का प्रयोग। यहां पर देख रहे हैं होंठ हो गया, देखिए ये क्या हो गया, होंठ हुआ। ठीक है। ये हो गया होंठ। तो ओष्ठ का प्रयोग होता है। ओष्ठ का प्रयोग किस चीज में हो रहा है, प वर्ग में। यहां पर देखिए प वर्ग है, यहां पर होंठ का प्रयोग होता है। ठीक है। होंठ का प्रयोग होता है। तो इसको आप लोग एक बार देखिए, जैसे प बोलिए, अपने से बोल के देखिए, प दोनों होंठ सट जाएगा। बिना होंठ सटाइले प बोल के देखिए तो प, फ, ब, भ, म। ठीक है। तो इसमें प्रयोग होता है। और फिर उच्छिप्त या द्विगुण होता है अड़ढ़। तो टोटल कितना हो गया है, 30 वर्णों की संख्या होती है नागपुरी में। कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है। आगे बढ़े तो स्पर्श व्यंजन क से प वर्ग तक स्पर्श व्यंजन कहायला। हिंदी कर 30 स्पर्श व्यंजन, इसको अभी हम लोग ऑलरेडी आप लोग को यहां से यहां तक बतला दिए हैं। अब इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां से है कि नागपुरी में कुल जमा 30 व्यंजन वर्ण कर प्रयोग करल जाएला। नागपुरी में
30 व्यंजन वर्ण होता है। और यहां से और क्वेश्चन शुरू होता है कि फादर पीटर शांति नौरंगी अपन नागपुरिया सदानी बोली का व्याकरण में व्यंजन वर्ण कर संख्या 33 बताए है कहें। उनकर मुताबिक क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग कर पांचों वर्ण कर प्रयोग करल जाएला। मुदा से पहर कर बात और रहे, आइज नागपुरी कर शोधकर्ता और विद्वान मनक क, च और ट तीनों वर्ग कर पंचमाक्षर मतलब कि अंग, इया और अण कर प्रयोग नागपुरी लिखे के लिए नी करे लायक हैं। समझ रहे मेरी बात को? फादर पीटर शांति नौरंगी 33 बताए थे वर्णों की संख्या। ठीक है, वर्णों की संख्या कितना बतलाए थे? 33। आपको यहाँ सदानी व्याकरण क्या बोल रहा है कि 30 होता है। काहे कि हम लोग पंचमाक्षर का प्रयोग नहीं करते हैं नागपुरी लिखने में। ठीक है, अब आता है संयुक्त व्यंजन, जो छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, स्र हो गया, जैसन संयुक्त अक्षर का प्रयोग नागपुरी में नहीं करल जाएगा। संयुक्त व्यंजन जो है उसका प्रयोग हम लोग नागपुरी में नहीं करते हैं। हाँ, हालांकि इसके अलावा इसका प्रयोग कैसे किया जाता है वो भी आगे हम लोग अभी देखेंगे। कहो कहो अगला पॉइंट है, च वर्ग कर आखिरी अक्षर इया कर व्यवहार करल जाएला। जैसे चिया लिखने में, चिया क्या होता है? इमली का जो गोटा होता है ना उसी को हम लोग चिया कहते हैं। ठीक है, इमली का जो गोटा होता है उसी को हम लोग क्या कहेंगे? चिया। ठीक है, इसका प्रचलन इया का प्रयोग करने में होता है, लेकिन ये भी अब कम करने लगा है लोग। चिया हो गया, मैया हो गया, उसमें को भी अब लिखने का तरीका बदल गया। ठीक है, फिर आगे है अण कर उच्चारण न करल जाएला। जैसे गुण जो है वो गुण की तरह होता है। तलव्य श और मूर्धन स कर उच्चारण दंत स से करल जाएला। जैसे शलजम जो है वो सलगम, और दोष जो हो गया दोष। कखनो कखनो मूर्धन स कर उच्चारण ख करल जाएला। जैसे पुरुष, यहाँ पर पुरुष है वो बन जाता है पुरुष। देख रहे हैं? ऋषि बन जाता है ऋखी। कहो कहो यह कर उच्चारण ज हो जाएगा। जैसे योग बन जाता है जोग, संजोग बन जाता माने संयोग बन जाता है संजोग। देख रहे हैं यहाँ ज का प्रयोग। योजना बन जाता है जोजना। और छ कर उच्चारण, यहाँ पर देखिए छ कर उच्चारण ख चाहे छ होवेला। जैसे क्षमा, उसको हम लोग लिखेंगे क्षमा। कक्षन जोगी छ जो है उसका उच्चारण ख की तरफ करते हैं या फिर छ की तरफ कर। जैसे पंछी, तो पंछी ऐसे लिखेंगे। छतरी, उसको लिखेंगे खतरी। ठीक है, तो ये सारा चीज है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। फिर आगे है त्र कर उच्चारण तर होवेला, तर त्वर। और ज्ञा का उच्चारण गे होवेला। जैसे त्राण बन जाता है तरान, और ज्ञान बन जाता है ज्ञान। ठीक है, हिंदी लखे नागपुरी में र कर उच्चारण करे या लिखे में भेद नहीं होवेला। नागपुरी में र कर आधा या संयुक्त उच्चारण नहीं होए के पूरा र कर उच्चारण होवेला। जैसे कि कर्म, कर्म लिखे ना हम लोग तो उसको नागपुरिया में लिखेंगे करम। कृपा, कृपा को कैसे लिखेंगे? कृपा। क्रम, क्रम को लिखेंगे करम। ट्रक को लिखेंगे टरक। नागपुरी में र कर प्रयोग मौलिक रूप में करल जाएला। ठीक है, जो मौलिकता है उसको बरकरार रखने के लिए र, जैसे कि कहीं पर भी मतलब कुछ और ऐसे चीज है तो, लेकिन आपको ऐसे कर्म जैसे है तो कर्म होगा। ठीक है, लेकिन मौलिक रूप में उसका प्रयोग जैसे ऐसे होता। अब रात बोले तो राते बोल लिखेंगे। अब रात है, रात को राते लिखेंगे। ठीक है, बस इसमें अपनिहिति का प्रयोग हो जाएगा तो राइत हो जाता है। ठीक है, तो रात है तो राते नहीं लिखेंगे। तो ये मौलिक चीज यही हुआ, मतलब जो बोलता है ना कि र का प्रयोग मौलिक रूप में करल जाता है। मौलिक जो रूप है उसमें तो प्रयोग किया है, मतलब कि बेस जो है जो पहले से लिखा जा रहा है उसकी मौलिकता को बरकरार रखते हैं। लेकिन अगर ऐसे कर्म हो गया, कृपा हो गया, क्रम हो गया, इस सब में कैसे प्रयोग किया जाता है वो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे बढ़े। अब लेकिन कुछ अपवाद भी है। कुछ मौलिक हिंदी शब्द मन नागपुरिया में पूरा पूरी खैप न खाएं, उके हिंदी रूप में लिखल जाएला। जैसे वर्ण, वाच्य, आकाशवाणी, दूरदर्शन आदि। ठीक है, तो ये जैसे कि वाच्य हो गया, वर्ण हो गया, कुछ कुछ हिंदी शब्द का प्रयोग हम लोग डायरेक्ट नागपुरिया में करते हैं। और यही सब नागपुरी को थोड़ा सा लचीला बना देता है। जैसे आप लोग जेपीएससी ले रहे हैं, एपीओ का तैयारी कर रहे हैं, आप लोग हिंदी के वर्ड्स का भी प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, वो मान्य है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब अगला टॉपिक है अनुस्वार, अनुनासिक और निर्नुनासिक। इसमें अनुस्वार जो होता है ना गोटेक व्यंजन है के जे वर्ण कर ऊपरे लागेला। ठीक है,
ईसन व्यंजन जे वर्ण के बादे आवेला एकर ध्वनि नाक से निकलेला। जैसे अनुस्वार कर उच्चारण आधा न लखे होवेला, जैसे मंजूर, मेंजूर, सुंदर, ये अनुस्वार हो गया। ठीक है। अब अनुनासिक क्या होता है? अनुनासिक कर उच्चारण नाक और मुंह दोनों से होवेला और छोट रहेला। एकर उच्चारण करे पहर मुंह से बेसी सांस निकलेला, नाक से कम। वर्ण कर ऊपरे चंद्र बिंदु लागेला, जैसे नाव, गांव, ठाव और पैरी। इसको आप लोग देख लीजिए। ठीक है। अनुस्वार क्या है? एक तरह का व्यंजन ही है जो वर्ण के ऊपर लगता है। और अनुनासिक क्या है कि उसका प्रयोग नाक और मुंह दोनों से होता है। ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। निर्नुनासिक क्या होता है? तब बोले पहर मुंह से भैर होवेला, उच्चारण निर्नुनासिक कहायला। जैसे कि काम, हर, फार, किताब, घर, ये सब निर्नुनासिक के अंतर्गत आता है। फिर विसर्ग होता है। नागपुरी में विसर्ग जो है वो नहीं होता है। ठीक है। फिर हर्षों का उच्चारण, नागपुरी में हर्ष उच्चारण हिंदी लखे होवेला। जैसे ई हो गया, ऊ हो गया, क, ग, च, ज, ये सब हर्षों का उच्चारण है। दीर्घ का उच्चारण कैसे होता है? जब कोनो उच्चारण कटिक लंबा सांस लेवे वाला होवेला तो ओके दीर्घ उच्चारण कहल जाएला। नागपुरी में दीर्घ उच्चारण कर प्रयोग होवेला। एकर में दुई मात्रा मिसाइल रहेला। जैसे आ में अ जोड़ अ होता है और ई का प्रयोग होता है ई जोड़ ई का, और ऊ का प्रयोग होता है ऊ जोड़ ऊ का। मतलब ये दो वर्ण का मिलाप होता है। ठीक है। तो दोस्तों ये है आज का कंप्लीट क्लास। अगले क्लास में हम लोग आप लोग को बतलाएंगे अल्प प्राण क्या होता है, महाप्राण क्या होता है, घोष क्या होता है, अघोष क्या होता है। ये सारा हम लोग अगले क्लास में पर कराएंगे। और इसका एमसीक्यू कंप्लीट, इसका एमसीक्यू जो है आपको पेड बैच में हम लोग प्रोवाइड कर देंगे। और बहुत जल्द आप लोगों का, चाहे आप जेटेट वाले हैं, आप लोगों का टेस्ट सीरीज हम लोग शुरू कर देंगे। ठीक है। तो ये है आज का वीडियो। आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो कैसा लग रहा है ये आप लोग जरूर से बताइएगा। नागपुरी गो लिखिएगा, हम लोग अगला क्लास अपलोड कर देंगे। ठीक है। ये है आज का वीडियो। आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।